हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही। इससे पहले मेंसुरेशन की शायद 4 वीडियो आ चुकी हैं दोस्तों। उसमें मैंने काफ़ी हद तक आपका मेंसुरेशन 2D जितना भी पोर्शन होता है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। कुछ पोर्शन इसका रह गया है 2D का, जो कि ट्रायंगल का पोर्शन है, जिसको मैं आज कंप्लीट कराने वाला हूँ। उसके बाद हम इस पर 3D की तरफ को मूव ऑन करेंगे, जैसे बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, इसकी तरफ को हम बढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी मेंसुरेशन के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में आए हुए रेलवे में, उन सारों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो डिस्कस करते टाइम हम जब आपको मैं बताऊंगा तब वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं यहाँ कंप्लीट करा चुका हूँ आपका। इस वजह से आप लोगों से अनुरोध है, ठीक है, प्लीज़ उन वीडियो को देख लें। उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस वाली वीडियो कराऊंगा तो आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों? ट्रायंगल को 2 तरह से हम स्टडी करते हैं। किस तरह से? एक तो बाई साइड, मतलब भुजा के आधार पर। दूसरा होता है बाई एंगल, कोण के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से होते हैं? पहला त्रिभुज होता है विषम कोण त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों एस्केलेन ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है आपका समबाहु ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीसरा होता है दोस्तों आपके पास समद्विबाहु ट्रायंगल, जिसको हम बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, ये 3 क्या होते हैं? भुजा के आधार पे होते हैं। आपने देखा भी होगा इसमें बाहु बाहु लगा हुआ है, वही बाहु है, बाहुबली वाला। ठीक है, तो विषम बाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं, जिसके सभी हाथ अलग अलग होने वाले हैं, मतलब साइड किसी की इक्वल नहीं होने वाली है, वो क्या हो जाएगा आपका विषम बाहु हो जाएगा। समबाहु का मतलब हो गया जिसकी सारी भुजाएं क्या होने वाली है? इक्वल होने वाली है, सम होने वाली है। सम का मतलब यहाँ पर इवन से मत लगाना, यहाँ पर सम का मतलब ये कि समान होने वाली है, तो वो क्या हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। फिर होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब होता है कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं तो समान होनी चाहिए और एक तीसरी भुजा उसकी अलग होनी चाहिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ऐसे ही एंगल के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो एक आता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है उधर सर? दूसरा है आपका समकोण त्रिभुज, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा होता है दोस्तों आपके पास में क्या बच गया? अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, तो 3 त्रिभुज होते हैं आपके साइड के अकॉर्डिंग और तीनों ही त्रिभुज होते हैं आपके एंगल के अकॉर्डिंग। तो इन 3 त्रिभुज को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एंगल के जो त्रिभुज होते हैं उनको पढ़ लेते हैं। क्या होता है न्यून कोण? क्या होता है? कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसके सारे इंटीरियर एंगल, देखो सबसे बड़ी बात एक जरा समझो, त्रिभुज बनाना चाहूँ तो इस तरह से कोई भी त्रिभुज मैंने बना दिया, सपोज दैट ये, तो ये एक त्रिभुज बन गया। मैं अभी नाम नहीं बता रहा हूँ इसका क्या है क्या नहीं है, मैंने कोई भी त्रिभुज बना दिया ये। तो जितनी भुजाएं होंगी उतने ही एंगल बनेंगे उसके अंदर। 3 भुजाओं से निर्मित आकृति, तो 3 एंगल बन जाएंगे, अल्फा, बीटा और गामा, मैंने यहाँ नाम दे दिया इनको। अब अगर एंगल के आधार पर मैं बात करता हूँ, कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही एंगल 90 डिग्री से कम होंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ भैया, ये 60 हो गया या फिर ये 70 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? आपका 50 हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से सारे एंगल क्या हुए, 90 से कम हुए, तो ये क्या बन जाएगा आपका न्यून कोण हो जाएगा। मतलब एंगल आपका जो थीटा है वो लेस देन होना चाहिए 90 डिग्री से, आपको इसकी पहचान हो जाएगी, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं समकोण त्रिभुज पे। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल आपका 90 डिग्री के हो और दूसरे जो बचे हुए दो एंगल है वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी न्यून कोण होने ही चाहिए और न्यून कोण ही होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो एक 90 जब चला गया तो दो रहेगा तो वो 90 के होंगे, ठीक है। अब वो चीज़ अलग है, कोई 45-45 का होगा, 60-30 का होगा, जो भी हो वो चीज़ अलग है, ठीक है। लेकिन क्या उनका योग 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो एक एंगल मैंने कहा दोस्तों 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी ये दोनों एंगल कुछ भी हो सकते हैं, अल्फा बीटा कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों का योग भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या कहा मैंने, कोई ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, बाकी दो एंगल कुछ भी हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब अगर अधिक कोण त्रिभुज की बात करता हूं दोस्तों मैं, अधिक कोण त्रिभुज क्या हुआ, जैसे न्यून कोण हुआ, मैंने कहा एक एंगल आपका, एक एंगल नहीं सॉरी तीनों ही एंगल 90 डिग्री से कम होने चाहिए, एक भी एंगल 90 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। समकोण त्रिभुज बताया एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अधिक कोण त्रिभुज के अंदर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से अगर अधिक हो गया तो वो आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, अधिक कोण बन जाएगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब इसका इतना सा है कि अगर कोई भी एंगल, ये एंगल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 90 डिग्री। ये जो एंगल है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 से बड़ा होना चाहिए। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ये दोनों एंगल के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर थीटा क्या है, ग्रेटर देन है 90 से, यहाँ पर थीटा क्या है, लेस देन है 90 से, और यहाँ पर थीटा क्या है, इक्वल टू है 90 डिग्री के। तो 90 के बेस पे हम एंगल को हमने डिसाइड किया किस तरह से कि ट्रायंगल बनते हैं ये एंगल के बेस पे, ठीक है दोस्तों। इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जो पूछा जाता है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, उसको ज़रा मैं डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा मैं रफ करूँगा यहाँ पर, वो आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर होगा, लेकिन जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो एक बार मुझसे डिस्कस कर लेते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो अब ट्रेंडिंग में क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो क्या बन सकते हैं और बने क्या हैं, कोण के आधार पे कैसे बनते हैं क्वेश्चन। जैसे आपको क्या दे देगा, वो भुजाएं दे देगा, ए बी सी 3 भुजाएं दे दी उसने एक त्रिभुज की, और आपसे पूछ लेगा, कुछ कंडीशन देगा, फिर आपसे पहचान करवाएगा, बताइए किस ट्रायंगल के लिए ट्रू है। तो आपको ज़रा मैं बता दूं कि तो न्यून कोण के लिए क्या कंडीशन होती है भुजाओं के टर्म में, वो ये होता है दोस्तों, अगर ये 3 भुजा किसी त्रिभुज की दे रखी है, अगर 2 भुजाओं का स्क्वायर का योग अगर बड़ा है तीसरी भुजा से, 2 भुजाओं के स्क्वायर का योग अगर बड़ा है तीसरी भुजा से, तो दोस्तों आपको ये क्या कंडीशन बन जाएगी, न्यून कोण त्रिभुज की कंडीशन बन जाएगी। अगर मैं समकोण की बात करूं तो अगर 2 भुजाओं का स्क्वायर का योग अगर बराबर है तीसरी भुजा के स्क्वायर के, तो आपका ये समकोण की कंडीशन बन जाएगी। अगर मैं अधिक कोण की बात करता हूं तो यहाँ पर 2 भुजाओं के स्क्वायर का योग अगर छोटा है तीसरी भुजा के स्क्वायर से, तो दोस्तों आपका क्या बन जाएगा, ये अधिक कोण की कंडीशन बन जाएगी। कुछ एग्जाम्पल में देखो बता रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपको दे दिया 6, 8, 10, पूछ लेगा किसी त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 है, तो बताइए वो त्रिभुज कौन सा होगा, अधिक कोण होगा, न्यून कोण होगा, समकोण होगा, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देगा वो, ठीक है। तो अगर आपको पता है, मैंने बताया कि क्या होना चाहिए, कंडीशन 3 होनी चाहिए। आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर 36 आ गया, इसका स्क्वायर करोगे 64, और इसका स्क्वायर करोगे तो 100 आ गया। तो आपको कौन सी कंडीशन लग रही है, अगर इन दोनों का योग कर रहे हो तो क्या 100 आ रहा है आपके पास, और ये इसके बराबर आ गया 100, तो आपने देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया सी स्क्वायर के। तो ये दोस्तों कंडीशन क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल की हो जाएगी, समकोण त्रिभुज की हो जाएगी। यही मैं और कोई भुजा दे दूं, सपोज दैट इसकी जगह मैंने यहाँ दे दिया 15 दे दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ
कि अब बताइए क्या कंडीशन होगी, कौन सा त्रिभुज बनने वाला है। तो आप फिर वही करने वाले हैं क्या कि इसका स्क्वायर करेंगे 36, इसका स्क्वायर करेंगे 64, इसका स्क्वायर करेंगे 225। तो आप यहाँ देख रहे हैं इन दोनों का सम कितना आ गया, 100 आ गया। 100 क्या है, छोटा है किससे, 225 से। तो ये कंडीशन कहाँ आती है, ये क्या है, दो भुजाओं के स्क्वायर का सम है जो कि छोटा है तीसरी भुजा के स्क्वायर से। तो ये कंडीशन किसकी है, अधिक कोण त्रिभुज की है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एंगल के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मैंने बिल्कुल आपका एडवांस लेवल भी कवर कर लिया है। इससे बाहर दोस्तों एंगल के बेस पे अगर ट्रायंगल से क्वेश्चन बना तो इससे बाहर नहीं बनेगा, यही इसका हाईएस्ट पॉइंट है। अब बात करते हैं दोस्तों 22 साइड के अकॉर्डिंग कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं। पहले हम एक नॉर्मल ट्रायंगल पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हम जाएंगे स्पेसिफिक टाइप पे जाएंगे, जो भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, समझिए जरा, कोशिश कीजिए समझने की। एक त्रिभुज मैंने लिया, ठीक है, अभी कोई स्पेसिफिक त्रिभुज का नाम नहीं दे रहे हैं हम, एक त्रिभुज लिया। अब त्रिभुज के सामने क्या होता है, हमेशा त्रिभुज के एंगल को हमेशा कैपिटल लेटर से आप डिनोट करते हैं और भुजा को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। क्यों, ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है मुझे बताने के लिए। कभी भी अगर आपका क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट में आया, ट्रायंगल बना हुआ है, फिगर में बना हुआ है, तो आप पहचान पाइए भुजा है या फिर एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कैपिटल लेटर क्या बनाएगा, डिनोट करता है एंगल को, और स्मॉल लेटर हमेशा डिनोट करता है आपकी भुजा को। तो एंगल ए के सामने भुजा ए हो जाएगी, एंगल बी के सामने भुजा बी हो जाएगी, और एंगल सी के सामने भुजा सी हो जाएगी। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, कोई भी ट्रायंगल, कोई भी त्रिभुज कब बनता है, मतलब फॉर्म कैसे होता है, मतलब उसकी क्या कंडीशन होती है। ठीक है, वो जानना दोस्तों बहुत जरूरी है। अगर किसी भी दो भुजाओं का योग, किसी भी दो भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होता है तीसरी भुजा से, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होता है तीसरी भुजा से, ये पहली कंडीशन होती है। तो अगर मैंने ए बी पे बनाया तो क्या ये ए सी पे भी बन जाएगा, तो यहाँ बड़ा हो जाएगा बी से, और अगर मैं बी और सी का बना रहा हूँ तो ये बड़ा हो जाएगा ए से। तो ये कंडीशन दोस्तों हुई आपकी क्या, किस चीज़ की, कि एडिंग की, कि दो भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होता है तीसरी भुजा से। अब यहाँ पर अंतर की बात कर लेते हैं। अंतर की बात क्या होती है कि हमेशा दो भुजाओं का अंतर हमेशा छोटा होता है तीसरी भुजा से। इसका मतलब क्या हुआ, अंतर अगर मैं करूँ तो a माइनस बी हमेशा छोटा होगा तीसरी भुजा से। अब जब अंतर किया है तो कई बार यहाँ माइनस आ जाएगा, तो आपको माइनस से घबराना नहीं है। तो उसको खत्म करने के लिए मैंने क्या लगाया, मॉड लगाया, कि जो अंतर आपको लेना है वो पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, वो छोटा होगा तीसरी भुजा से। इसी तरह से अगर मैं b और c की बात करूं तो ये छोटा हो जाएगा a से, और अगर मैं c और a की बात करूं तो ये छोटा हो जाएगा b से। तो दोस्तों ये 3 कंडीशन होती हैं, 3 इसके बेस पे बनी और 3 इसके डिफरेंस के बेस पे बनी। एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इतना सा पूछा गया था, उसने भुजा दे दी थी कि 4, 10 और एक भुजा दे दी a। तो उसने पूछा कि a के किन मानों के लिए ये ट्रायंगल संभव है, a के कौन कौन से मान हो सकते हैं, वो कितने मान हो सकते हैं जिनके लिए एक ट्रायंगल को ये निर्मित करे। तो अगर आप ये वाली डेफिनेशन नहीं जानते हैं तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप एग्जाम के अंदर नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा। तो उसकी कंडीशन दोस्तों आपकी यही है, यही 2 कंडीशन है। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि डिफरेंस ऑलवेज भी ग्रेटर देन होता है साइड के, और लेस देन होता है हमेशा सम से। ठीक है, मतलब सम का मतलब एडिशन, एडिशन से ले लो, एडिशन से हमेशा छोटा होता है। तो ये कंडीशन होती है, कोई भी अगर 2 भुजा देकर के अगर आपसे तीसरी भुजा की कंडीशन पूछे तो कंडीशन इस चीज़ पे डिपेंड करती है। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर मैं इसका सम निकालता हूं दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा,
और अगर इसका डिफरेंस निकालता हूँ तो 6 आ जाएगा। तो जो a होगा ना वो a क्या होगा, 14 से तो छोटा होगा, लेकिन किससे बड़ा होगा, 6 से बड़ा होगा। क्या दोस्तों ये मैंने सही लिखा है? इस चीज़ को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 6 से तो बड़ा होगा a और 10 से छोटा होगा, ये वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या कहा, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसकी रेंज जाएगी 6 से तो बड़ा होगा, तो 6 से बड़ा 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, और 10 से छोटा होगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ऑप्शन में ये भी है एक और ऑप्शन में ये भी है कि 6 से बड़ा या बराबर होगा और 10 से छोटा या 10 के बराबर होगा, तो दोस्तों ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। हमेशा आपको बराबर वाली कंडीशन फॉलो नहीं करती है। यहाँ पर ना तो इसका आंसर 6 हो सकता था और ना ही आंसर इसका 10 हो सकता था, आंसर 3 ही पॉसिबल थे। तो ऐसी कितनी संख्या पॉसिबल थी, कौन कौन से मान हो सकते थे ए के, तो वो आपके 3 मान हो सकते थे, 7, 8 और 9। तो इस तरह से दोस्तों ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट का तो आप परेशान मत होना। उसका तरीका क्या होगा, जो तीसरी भुजा होगी उसकी जो रेंज निकल के आएगी, वो रेंज निकल के आएगी जो दो भुजा दे रखी है उनके डिफरेंस से लेकर के उनके एडिशन तक। मतलब जो उनका डिफरेंस आएगा उससे तो बड़ी होगी भुजा और जो उनका एडिशन आएगा उससे छोटी होगी। ठीक है दोस्तों, इतना सा पॉइंट था ये। बाकी अब चलते हैं दोस्तों टाइप ऑफ ट्रायंगल पे चलते हैं, जो कि विषम कोण, समकोण और वो सॉरी विषम बाहु, समबाहु और समद्विबाहु जो थे उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। दोस्तों पहला टाइप है अपना विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज इतना सा है दोस्तों, कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग हों, और जब तीनों ही भुजाएं अलग अलग होंगी दोस्तों तो उसके तीनों ही एंगल भी अलग अलग होंगे, क्योंकि एंगल डिपेंड करता है भुजा पे। अगर भुजा समान है तो उनके सामने के एंगल भी समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, जब मैंने कहा आपसे भुजाएं तीनों डिफरेंट होनी चाहिए तो एंगल भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो अब अगर मैं ये एक ट्रायंगल ले रहा हूँ जिसकी भुजा ए, बी और सी है, ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको दूसरी बात बताने जा रहा हूँ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप। अगर विषम बाहु त्रिभुज आ गया, ये वाला विषम बाहु त्रिभुज आ गया, का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला, हीरो नाम क्यों दिया गया है इसका, हीरोज का मतलब क्या होता है, जो हर सिचुएशन में आप देखते होंगे, साउथ की मूवी देखते होंगे, कोई भी सिचुएशन कैसी भी खतरनाक हो, एक बंदा ऊपर से आसमान से कूदेगा और जमीन में मारता है, सारी बुलेरो जितनी भी होती है वो उड़ा देता है, एक ही मतलब उसकी हवा से ही। ठीक है, तो क्या होता है, वही हीरो टाइप का है। मतलब ये फार्मूला क्या है, कोई भी ट्रायंगल हो, डजंट मैटर वो कौन सा ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल में लगाओगे आपका आंसर निकल के आएगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया है हीरोज फार्मूला। मतलब हर एक चीज का समाधान है ये। ठीक है, अब यहाँ पर एस क्या होता है जरा समझिए। एस होता है यहाँ पर जो अर्ध परिमाप है, मतलब परिमाप क्या बताया था मैंने दोस्तों आपको स्टार्टिंग से बताते हुए चल रहा हूँ कि जो आकृति जिन भुजाओं से मिलकर बनी हुई है उन सभी भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। तो इसका परिमाप हो जाएगा दोस्तों a प्लस बी प्लस सी, इसका आधा मतलब अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर s क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, ये वाला फार्मूला याद रखना है, हर जगह लगेगा यहाँ, इसको हीरोज फार्मूला बोलते हैं। अब दोस्तों दूसरी बात मैंने कही, ये तो ये हो गया भुजा के टर्म में आपका फार्मूला, भुजा आपको दे दी और आपका फार्मूला आपने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। ठीक है, अब अगर वो भुजा ना दे करके कोई भी एंगल दे दे, सपोज दैट इसके बीच का एंगल मैंने थीटा ले लिया, इसके बीच का एंगल मैंने अल्फा ले लिया, इसके बीच का एंगल मैंने बीटा ले लिया। अब अगर मुझे एंगल के टर्म में मुझे अगर एरिया निकालना है तो एंगल के टर्म में एरिया क्या होता है दोस्तों, डेल, डेल का मतलब होता है एरिया डिनोट, समझिए आप इसको। तो अगर मैं इस वाले थीटा के बेस पे अगर इसका एरिया निकालना चाहूँ तो ये होता है 1/2, जिन दो भुजाओं के बीच का एंगल दे रखा है उन दो भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन b इंटू सी,
और जो एंगल दे रखा है वो मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, साइन के साथ। ठीक है दोस्तों, ये भी इसका एरिया होगा। दूसरी भाषा में अगर मैं अल्फा के टर्म में लिखना चाहूँ तो अल्फा किससे मिलकर बनना है, ए और सी से, तो ये आ जाएगा 1/2 AC साइन अल्फा। ऐसे अगर मैं बात करूँ बीटा की बात करूँ तो बीटा किस किस से मिलकर बन रहा है, ए और बी से मिलकर बन रहा है, तो इसका हो जाएगा 1/2 AB साइन बीटा। ठीक है दोस्तों, ये आपने फार्मूले पढ़े। ये फार्मूले किसी भी ट्रायंगल के लिए सत्य है, क्योंकि ये विषम बाहु जो त्रिभुज बता रहा हूँ ये एक त्रिभुज है कि इसी से सारे फार्मूले बनने वाले हैं। जो भी समकोण या सम बाहु या समद्विबाहु त्रिभुज हम डिस्कस करेंगे वो भी सब यहीं से निकलने वाले हैं, तो आप परेशान मत होना। ये आपका मैंने बता दिया स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, किसी भी त्रिभुज में लगाएंगे। आपको अगर स्पेसिफिक त्रिभुज का फार्मूला याद नहीं रह रहा है तो सीधे सीधे आप ये लगाइए, आपका आंसर निकल के आएगा। अगर इस टर्म में आपको एंगल दे रखा है तो ये लगाइए, आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात थी विषम बाहु त्रिभुज में। अब अगले त्रिभुज की तरफ चलते हैं दोस्तों, मैं इसको रफ कर रहा हूं। दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, अगर मैं कोई भी ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज लेता हूं और उसके अंदर एक ऐसा वृत्त बनाता हूं जो उस त्रिभुज की सभी भुजाओं को टच करता हुआ जाए, तो ये वृत्त दोस्तों आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है अंतः वृत्त। ठीक है दोस्तों, अब एक ऐसा त्रिभुज बनाओ, एक ऐसा वृत्त बनाओ जो उस त्रिभुज के शीर्षों को टच करता हुआ जाए, तो वो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, परिवृत्त कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है इन सर्किल और ये होता है सर्क्यूम सर्किल। ठीक है दोस्तों, ये होता है परिवृत्त। अब इनकी जब त्रिज्या निकालने की बात आती है तो त्रिज्या हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले मैं इन रेडियस बताऊंगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब स्मॉल r, ये होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। और मैं आपको बता दूं, मैं ये उन त्रिभुजों की बता रहा हूं जो हर एक में लगेगी। आप चाहे किसी में भी लगाएं, स्पेसिफिक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप किसी में भी लगाएं सब में लगेगी। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, स्मॉल r बराबर होता है हमेशा डेल अपॉन s, जहां डेल क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और s दोस्तों क्या है, अर्धपरिमाप, जो मैंने अभी बताया था आपसे। ये दोस्तों क्या है, आपका अर्धपरिमाप है। तो ये अगर आपको स्मॉल r निकालनी है, इन रेडियस निकालनी है किसी भी त्रिभुज के लिए, तो आप क्या करें, पहले उसका क्षेत्रफल निकालें और उसके अर्धपरिमाप से अगर भाग दे देते हैं तो आपका इन रेडियस निकल के आ जाता है। इन रेडियस क्या होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। अब यही मैं परिवृत्त की त्रिज्या की बात करूं दोस्तों, परिवृत्त की त्रिज्या अगर मैं इसकी बात करता हूं दोस्तों, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल R बराबर होता है A इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 डेल। डेल यहाँ भी क्या है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। डेल जहाँ भी लिखा हुआ है आप समझ लेना वो क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ABC क्या है, उस त्रिभुज की भुजा है, और 4 क्या है, एक इंटीजर है। तो ABC अपॉन 4 डेल आपका पास क्या आ जाएगा दोस्तों, सर्कुम रेडियस आ जाएगा, परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। ये दोस्तों किसी भी ट्रायंगल में लगा होगा आपका आंसर निकल के आएगा। हम इसका क्या नाम है, डेरिवेशन की तरफ नहीं चल रहा है कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, बाकी मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको इन रेडियस निकालना हो तो इस तरह से आप 3 त्रिभुजों में इसको ब्रेक कर लो, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल बराबर कर लेना पूरे क्षेत्रफल के। ठीक है, और ये आपका कॉसेक वो कॉस फार्मूला से आ जाएगा, कोसाइन रूल से आ जाएगा, तो ये r बराबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पे हम नहीं चल रहे हैं, आप बस इतना समझिए r बराबर क्या होता है, डेल अपॉन s होता है, और कैपिटल R बराबर क्या होता है, ABC अपॉन 4 डेल होता है। अब आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, आपका क्या आता है, समबाहु त्रिभुज आता है। वो क्या है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या होता है दोस्तों, कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं का मतलब 3 से ज़्यादा नहीं, 3 ही भुजा होनी चाहिए, जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, वो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ मैंने ABC एक ट्रायंगल लिया है जिसकी तीनों भुजाएं मैंने A नाम दिया, तो ये क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया। जब तीनों ही भुजाएं बराबर हैं
तो क्या तीनों एंगल बराबर होंगे, और जब तीनों एंगल बराबर होंगे मतलब कि एंगल ए बराबर हुआ एंगल बी बराबर हुआ एंगल सी के। तो मैंने बताया किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 होता है। जब तीनों ही बराबर हैं तो क्या ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा, तभी 180 अंश होगा। तो इस तरह से आप देखा कि आपने कि अंतः कोण जो आता है वो प्रत्येक क्या आता है, 60 डिग्री आता है आपके पास। ठीक है, अब इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल दोस्तों इसका होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ से आया है, आप चाहे हीरोज फार्मूला से निकालो चाहे कैसे भी निकालो, यही आंसर आएगा। बाकी मैंने आपको एक जो बताया एंगल वाला बताया है, जो उससे अगर मैं निकालता हूँ, अगर मैं एंगल बी पे लेता हूँ तो 1/2 a इंटू ए, क्योंकि भुजाएं ए और ए हैं, और एंगल क्या है sin 60, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 a स्क्वायर, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इस तरह से ये हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर। यही चीज़ निकल के आई है। हीरोज फार्मूला भी लगाएंगे तो भी आपका यही निकल के आएगा। तो इस तरह से क्या हो गया दोस्तों, इसका क्षेत्रफल ये हो गया। अगर परिमाप की बात करूं मैं, परिमाप क्या हो जाएगा इसका, 3a हो जाएगा। अब अगली पॉइंट क्या आता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसकी हाइट। हाइट क्या होती है, अगर मैं इसको मिलाता हूं इससे, तो ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी। तो हाइट अगर मैं h नाम देता हूं, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, ज्योमेट्री का एक पॉइंट है वो आपको डिस्कस करूंगा, कि अगर कोई भी एक ऐसा एंगल जो समान भुजाओं से बना हो, समान भुजाओं मतलब ये a है ये भी a होनी चाहिए, समान भुजाओं के बीच के एंगल को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो सामने वाली भुजा पे क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, लंब भी होता है, प्लस उस भुजा को, सामने वाली भुजा को दो समान भागों में भी बांटता है। तो अगर मैं बात करूं, ये टोटल a है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक a/2 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक भी a/2 हो जाएगी, दो बराबर भुजाओं में बांटेगा। अब ये 90 डिग्री है, मुझको h निकालना है। कि अगर मैं इसको नाम O दे दूं तो AOB में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं दोस्तों। अब अगर मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, h चाहिए, तो मैं इसको अलग कर लेता हूं, तो h स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 3a स्क्वायर बटे 4। इस तरह से अगर मैं h निकालना चाहूँ तो h आ जाएगा मेरे पास में √3/2a। तो ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। अब मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, इधर ये रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इन रेडियस और सर्कम रेडियस पे बात करने वाला हूँ। ये किस, तो वही मैंने आपको बताया, यहाँ भी वही चीज़ हम बताएंगे कि इन रेडियस क्या होती है, r बराबर क्या होता है, del/s। पहला पॉइंट, अगर स्मॉल r मैं इसमें निकालना चाहूँ, स्मॉल r का मतलब क्या है, एक ऐसा सर्किल बनाना चाहूँ जो इसकी तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाए। ठीक है, और इसका सेंटर O हो गया, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, आपकी स्मॉल r हो जाएगी। तो अगर स्मॉल r की बात करें दोस्तों, तो स्मॉल r क्या आ जाएगी, मैंने बताया था आपको del/s। तो अगर डेल क्या करूं, डेल कितना हो जाएगा इसका, √3/4 भुजा स्क्वायर है, और s दोस्तों किसका कितना हो जाएगा इसका, s का मतलब अर्ध परमाप। तो अर्ध परमाप कितना हो जाएगा, पूरा परमाप कितना है, 3a है, तो अर्ध परमाप हो जाएगा 3a/2। अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा √3a² बटे 4 गुणा 3a, और 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, a से a कट जाएगा, तो इस तरह से आया आपके पास में √3a/2 × 3। मैंने क्या किया, √3 से ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दी, तो √3 और √3 की गुणा 3 आएगी, जो कि कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से इन रेडियस आपके पास निकल के आई दोस्तों a/2√3।
तो डायरेक्ट आप याद रखना समबाहु त्रिभुज के लिए इन रेडियस अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, a/2√3 होती है। ठीक है, यहीं से निकल के आइए दोस्तों, ये आपको मैंने बता दिया हर एक ट्रायंगल के लिए ट्रू होगा। आप ये याद रख ले, बाकी नहीं तो ये याद रखें, आप इसमें लगाएं और आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, अब यही मैं बात करता हूँ सर्कुम रेडियस की, मतलब परिवृत्त की। परिवृत्त का मतलब इतना सा कि ऐसा सर्किल जो उसके वर्टेक्स को टच करता हुआ जाए। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर इसको रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि सर्कुम रेडियस का फार्मूला मैंने आपको बताया, R बराबर क्या होता है, ABC/4 डेल। ठीक है, अब यहाँ पर A तो A है ही, B भी क्या यहाँ पर A है, और C भी यहाँ पर A ही है। ठीक है, अपॉन 4 डेल क्या हो जाएगा, √3 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, और ये a² से a² कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपके पास आ गया a/√3। तो कैपिटल R बराबर होता है a/√3। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आपने देखा, ये चीज़ तो मैं आपको मिटा रहा हूँ, डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपने देखा इन रेडियस आई आपके पास में a/2√3 और सर्कुम रेडियस आई आपके पास में a/√3, मतलब कैपिटल R आया आपके पास में a/√3 और स्मॉल r आया आपके पास में a/2√3। तो अगर मैं r और r का रिलेशन निकालूं, मतलब रेशियो निकालूं, तो क्या आएगा, a/√3 अनुपात a/2√3। तो a/√3 से a/√3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 1:1, मतलब 2:1। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर सर्कुम रेडियस और इन रेडियस का जो अनुपात होता है वो 2:1 का होता है। अगर 1 इन रेडियस है तो 2 क्या होगी, सर्कुम रेडियस होगी। ठीक है दोस्तों, क्या बात है सर जी। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं तो बराबर हों और तीसरी भुजा कुछ भी हो, जैसे मैंने ये भुजा मैंने A ले ली और ये 2 भुजाएं X और X ले ली। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये मैंने X और X ली हैं, तो ये भुजा मैंने A ले ली, तो 2 भुजाएं बराबर हो गई, तो ये क्या बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अब मैंने आपसे कहा है कि भुजा पे ही एंगल डिपेंड करता है। अगर ये 2 भुजाएं बराबर हैं तो इस भुजा के सामने का एंगल ये अगर अल्फा है तो इस भुजा के सामने का एंगल ये भी अल्फा होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब आमने सामने वाली भुजाओं के आमने सामने के एंगल क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। अगर वो भुजाएं बराबर हैं तब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, बीटा में नाम दे देता हूँ इसको। तो आपने ये देखा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें 2 भुजाएं बराबर हैं। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, क्षेत्रफल की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ भी हम फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एस वाला हीरोज फार्मूला लगा देंगे। वो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको नाम दे दूं कि ये हो जाएगा एस माइनस एक्स, फिर एस माइनस एक्स करूँगा और एस माइनस ए। यही तो होता था फार्मूला दोस्तों, हीरोज फार्मूला। अब यहाँ पर एक ही भुजा 2 बार आ गई तो 2 बार कर दिया मैंने। तो अगर अंडर रूट के अंदर 2 बार कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो बाहर आ जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका एस माइनस एक्स अंडर रूट एस और एस माइनस ए। तो इस तरह से, और एस यहाँ पर क्या होगा 2s, एस बराबर होगा 2x प्लस a/2। यहाँ पर ये s होने वाला है। तो इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा। बाकी दूसरा फार्मूला इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, मैंने आपसे कहा है कि अगर 2 समान भुजाएं हैं, 2 समान भुजाएं, उनसे जो एंगल बन रहा है, अगर उस एंगल को मैं क्या करता हूं, बाइसेक्ट करता हूं। बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजित करता हूं, तो उस एंगल का समद्विभाजन सामने वाली भुजा पे दोस्तों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। पहली बात। दूसरी बात, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में भी बांटता है। ठीक है, अभी हमने जस्ट सीखी थी ये बात। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं h निकालना चाहूँ इसका, तो h क्या आ जाएगा, तो इसका h आ जाएगा दोस्तों,
अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 4। तो इस तरह से एच स्क्वायर बराबर आ गया मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4। तो एच बराबर आ जाएगा, अंडर रूल ले लूँगा इसका, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2। ठीक है दोस्तों, ये आया थोड़ा सा टिपिकल देखने में लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, जब लैंग्वेज वो नंबर लेंगे यहाँ पर, तो आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फार्मूला मैंने आपको नहीं बताया, वो क्या बताया है, वो नहीं बताया, वो क्या होता है, वो ये होता है अगर कोई भी हमको भुजा दे रखी है और उसी भुजा पे परपेंडिकुलर हाइट अगर हमको दे रखी है, तो फार्मूला क्या होता है एरिया का। मैंने कहा परपेंडिकुलर हाइट जिस भुजा पे भी दे रखी है, मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट अगर h दे रखी है a पे, बेस क्या हो जाएगा मेरा a हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 a इंटू एच, मतलब आधार और ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एरिया आया आपके पास में 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये भी एक फार्मूला होता है, ये भी आपका क्या है यूनिवर्सल फार्मूला। कहीं भी अगर आपको परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है, आप इसको लगाएं, आपका आंसर निकल के आएगा। दोस्तों ये तो हुआ आपके समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब एक त्रिभुज जो एंगल के आधार पर है समकोण त्रिभुज, उसको भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है। उसको भी पढ़ते हैं दोस्तों, क्या होता है वो, इसको रफ कर रहा हूं दोस्तों मैं। दोस्तों अगला पॉइंट है समकोण त्रिभुज, ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का। समकोण त्रिभुज दोस्तों क्या होता है, कोई भी त्रिभुज जिसका एक एंगल दोस्तों क्या है 90 डिग्री का है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल कुछ भी हो सकते हैं, अल्फा और बीटा मान लेता हूँ। लेकिन क्या होगा अगर ये एंगल 90 डिग्री है, तो अल्फा और जो बीटा बचे इनका योग भी क्या होना है दोस्तों 90 डिग्री ही होना है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। अब अगर मैं नाम देता हूँ इसका A, इसका B और इसका C, तो A के सामने भुजा A आ जाएगी, B के सामने भुजा B हो गई और C के सामने भुजा C हो गई। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है इसके लिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होता है C स्क्वायर होता है। ये समकोण त्रिभुज में होती है। ठीक है, अब अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं, एरिया की बात करूं, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, क्या इसके लिए ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यही आपकी क्या हो जाएगी हाइट होने वाली है। क्या आधार आपका ये हो जाएगा। तो अगर एरिया की बात करूंगा तो 1/2 आधार A इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी h, मतलब B। तो इस तरह से आपका फार्मूला क्या आ जाएगा 1/2 A इंटू बी, आधार गुणा ऊंचाई, जो कि B के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका समकोण त्रिभुज। अब इसमें क्या रहता है, इसमें रेडियस और इन रेडियस और सर्क्यूम रेडियस क्या होती है जरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या निकलवाता है। तो मैं आपको बता दूं क्या होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या, वही आप यहाँ भी करने वाले हैं। मैं डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहा हूँ आपको, बाकी प्रूफ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या होता है। आर बराबर क्या बताया था मैंने दोस्तों, डेल अपॉन एस बताया था। ठीक है, तो डेल यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 A इंटू बी हो जाएगा, अभी जस्ट निकाला था एरिया। और एस क्या हो जाएगा आपके पास, एस हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास में ए बी अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा। तो ए बी बराबर आ जाएगा ए बी इंटू सॉरी ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये आया आर बराबर। ठीक है, एक तो ये फार्मूला होता है इसका, लेकिन थोड़ा सा इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, क्या कोशिश करोगे कि ये क्या होता है यहाँ पर a प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है सी का स्क्वायर होता है। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने की कोशिश करूं दोस्तों, तो ये क्या निकल के आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकल के सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab निकल के आएगा। ठीक है,
अब इसकी जगह पे मैं क्या रख दूं, सी स्क्वायर रख दूं। तो यहाँ अगर मैंने सी स्क्वायर रखा प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ए बी की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी a प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको और सॉल्व कर लूँ तो ये a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, जो क्या होता है एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई होता है। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ ओपन कर रहा हूँ, देखिए ना ये आ जाएगा, एक बार आप जोड़ दो और एक बार आप घटा दो और अपॉन 2 चल रहा है। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा ए बी की जगह पे, तो आ जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 और नीचे में क्या a प्लस बी प्लस सी। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपने देखा r बराबर आपके पास आया a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये दोस्तों सॉरी माइनस सी बाई 2, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों आपका इन रेडियस का। क्या करना है आपको, जो कर्ण क्या है यहाँ पर c हो जाएगा, आधार और लंब का ऐड, उसमें से कर्ण को घटाना है और 2 से भाग कर देना, वही क्या आ जाएगी आपकी इन रेडियस निकल के आ जाएगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस का। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। इसका सर्कम रेडियस क्या होता है, कैपिटल आर क्या होता है, उसको भी जरा समझ लेते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों सर्कम रेडियस क्या होती है, कैपिटल आर। मैंने बताया आपको a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 डेल। लगा दो भैया, ठीक है भाई लगा देते हैं। भुजा तो चलो ए बी सी ही है ही यहाँ पर, अपॉन 4 डेल क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 ए बी हो जाएगा। बताया मैंने आपको क्या होता है 1 अपॉन 2 आधार इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई यहाँ पर क्या है b है। इस ए बी से ये ए बी कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये चार्ट 2 बार कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बचा c बाई 2। तो इस नतीजे पे आप पहुंचे कि जो r होता है ना वो कर्ण का आधा होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी कर्ण है उसका अगर आधा कर दोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, कैपिटल R निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से सर्कम रेडियस मतलब परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, कर्ण का आधा होती है, और इन रेडियस क्या होती है आपके पास में a प्लस बी माइनस सी बाई 2 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, इसको जरा याद रखिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें सिमिलरिटी में कवर करेंगे, चलो उसको ज्योमेट्री में कवर करेंगे, सिमिलरिटी पढ़ाएंगे तब, क्योंकि वो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी है। बाकी दोस्तों यही प्रॉपर्टी आपके में थी ट्रायंगल के अंदर, जितना भी ट्रायंगल था आपके एग्जाम से रिलेटेड मैंने पूरा इस वीडियो में कवर कर लिया है। बाकी जब और अच्छे से कवर हो जाएगा जब हम इस पे आए हुए क्वेश्चन करेंगे। लेकिन दोस्तों आपसे वही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बने रहिए इस चैनल पर और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए। जैसे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट आपका यही होगा सबसे बड़ा, कि आप प्लीज़ शेयर करें और उन लोगों तक वीडियो पहुंचाएं जिन लोगों को सच में ज़रूरत है, जो मतलब एक तरह से भटके हुए हैं। भटके हुए लोगों को सही राह दिखाने का मेरा एक छोटा सा मोटो है, तो प्लीज़ उसमें मेरी सहायता करें। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने हितैषियों के साथ या अपने प्रियजनों के साथ में। ठीक है दोस्तों, यही कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। गुड डे एंड गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।